नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। बड़ी खबर गैंगस्टर आनंदपाल को लेकर राजस्थान के नागौर में अब भी तनाव है। आनंदपाल के गांव सावराद में पुलिस की भारी तैनाती है। सावराद में अब भी कर्फ्यू है, जबकि आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। आनंदपाल के समर्थकों ने कल जमकर बवाल किया था। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से AK-47 और रिवॉल्वर छीन ली। पुलिस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 30 जख्मी हैं। आनंदपाल सिंह जी का CBI जांच होनी चाहिए। इंटरव्यू लोगे मतलब। नागौर में बवाल, रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ और हंगामा। ये नागौर जिले का सावराद रेलवे स्टेशन है, जहां पर कल हजारों की तादाद में राजपूत उपद्रवी आए और भयंकर उत्पात मचाया। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेलवे ट्रैक को कई जगह से उखाड़ दिया गया। अभी इस समय रेलवे के कर्मचारी लगे हुए हैं इस जोधपुर से दिल्ली के रेलवे मार्ग को रिस्टोर करने में। ये काम सुबह से ही चालू है, पर हो सकता है कि कई घंटे लग जाएं ये रेलवे ट्रैक जो नागौर को दिल्ली से जोड़ता है उसको रिस्टोर करने में। ना केवल यही, जो यहाँ पर RPF के GRP के कर्मचारी थे उनके साथ मारपीट की गई। जो क्वार्टर्स हैं रेलवे कर्मचारियों उनको जला दिया गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार की भयानक स्थिति यहाँ पर बनी होगी। जो टिकट काउंटर है उसको भी जला दिया गया। इस पूरे जिले में धारा 144 लगा दी गई है। कम से कम 20 पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई, जो कि गंभीर रूप से घायल हैं। 4 जो सिविलियंस हैं उनके साथ भी मारपीट की मौत हो चुकी है। मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके के हालात हैं रेलवे एम्प्लॉइज के क्वार्टर के। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिखाने वाली स्थिति है किस तरीके से यहाँ पे जलाई गई है चीजें, बाहर निकालकर चीजें जलाई गई हैं। और जो यहाँ पे जो कर्मचारी यहाँ पे थे रेलवेज के, उनको यहाँ से भागना पड़ा अपनी जान बचाकर। इस पूरे जिले में इस समय धारा 144 लागू है। पुलिस कोशिश कर रही है कि जो उपद्रवी ने यहाँ पे कल आतंक मचाया था उनको आइडेंटिफाई करके राउंड अप किया जाए। मैं इस वाले जो क्वार्टर है उसमें भी दिखाना चाहूंगा आपको। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो खाक है वो पड़ी हुई है, राख पड़ी हुई है। यहाँ पर जो चीजें जलाई गई हैं यहाँ पे, वो आपको देखने से ही पता लग सकता है कितना भयंकर यहाँ पे कल जो पूरा मंजर है वो बना रहा होगा। इस समय कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जो उपद्रवियों ने जो यहाँ पे आतंक मचाया, जो मांग कर रहे थे कि आनंदपाल सिंह के मामले में CBI को जांच सौंपी जाए, उस पूरी स्थिति को किसी तरह से काबू में लाया जा सके और जो तनावपूर्ण माहौल है वो नागौर के बाहर ना जाए। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, नागौर, आज तक। ये कैसा समाज है जो कि एक क्रिमिनल, एक कातिल, एक किडनैपर को लेकर इतना बवाल काट रहा है? और वो कैसी पुलिस है जो इस पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं पा रही है? सवाल यह है कि आखिर एक गैंगस्टर किसी समाज का रॉबिन हुड कैसे बन गया? कैसे उसके गुनाहों पर एक बिरादरी के लिए किए गए उसके काम हावी हो गए? और कैसे राजस्थान के राजपूत उसके लिए मरने मारने पर उतारू हैं? आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद अब उसकी मौत को लेकर सूबे में सियासत गर्मा गई। एक शख्स जो जीते जी करीब 2 सालों से पूरे 5 सूबों की पुलिस के लिए छलावा बना रहा, अब अपनी मौत के बाद उसकी लाश कायदे कानून के लिए 20 दिनों से पहेली बनी है। जी हां, एक बार चकमा देकर भागने के बाद पुलिस न तो उसे दोबारा गिरफ्तार कर सकी और न ही अब एनकाउंटर में मौत के बाद उसकी लाश को हाथ लगा पा रही है। और अब तो हालत यह है कि कभी कानून का मुलजिम रहा ये शख्स अपनी मौत के बाद सिर्फ अपने गांव में ही नहीं बल्कि पूरे सूबे के हजारों लोगों के बीच एक ऐसा रॉबिन हुड बन चुका है जिसके एनकाउंटर की तह तक जाने की मांग को लेकर लोग उसकी लाश का अंतिम संस्कार तक करने देने को राजी नहीं। आनंदपाल शाही ठाट बाट और शानो शौकत की जिंदगी जीता था। आनंदपाल कई राजनीतिक दलों को
फायदा पहुंचाने के लिए उनका इस्तेमाल किया और कई राजनीतिक दलों ने फायदा लेने के लिए उसका इस्तेमाल किया। अब हालत यह है कि आनंदपाल जब जिंदा था तो जिस तरह से भागा, सरकार को पकड़ने के लिए उसे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। सरकार के लिए उसके भागना ही सबसे बड़ी नाकामी बन गई थी और उसकी लाश सरकार को परेशान कर रही है। जीते जी आनंदपाल कायदे कानून के लिए जितनी बड़ी परेशानी का सबब बना रहा, अब मौत के बाद भी उतना ही बड़ा सिरदर्द बना है। अपने जीते जी आनंदपाल ने कई पुलिस वालों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया और अब मौत के बाद उसकी वजह से पुलिस वालों की जिंदगी पर आन पड़ी है। नागौर के प्रदर्शन में कई पुलिस वाले समेत बहुत से लोग जख्मी हुए हैं, जबकि एक की जान भी जा चुकी है। गैस फायर किया तो भीड़ उग्र गई और उनके पास तो बसें और ट्रकें थी। वो तो अपने बसें और ट्रकों के अंदर भाग गए और जीआरपी आरपीएफ के पास ना तो कोई गाड़ियां थी ना कोई बात, और ट्रेन का टाइम नहीं था। तो हमारे को धमकी से आगे सामने वाले घरों के अंदर भी घुसे, उनके सामने हाथ भी जोड़े। मैंने कहा भैया हमारा कोई दोस्त नहीं, हमको आपको सामरा गाँव भी नहीं देखा, हमारे क्यों मार रहे हो? क्या तुमको नहीं, खाकी वर्दी वाले तुम ही और हमारे को फिर उसके बाद में वो जाने और उधर नागौर में ही मचे कोहराम के बाद देर रात मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने सरकारी आवास पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें कई कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल वही राजपूत समाज का ही है, जो अब आनंदपाल के हक में सरकार के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। हम सरकार को 2 घंटे का समय देते हैं। ने कहा है 2 घंटे में वो निर्णय लेगी कि आंदोलन कैसे और किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार से हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वो मांग अगर 2 घंटे में सरकार के यहाँ पे नुमाइंदे वार्ता करने के लिए यहाँ पे नहीं पहुँचते हैं तो गांधी से यहाँ पे आके निर्णय लेंगे। जाहिर है मामला वोट बैंक का भी है। ऐसे में एक गैंगस्टर की मौत के बाद विपक्ष भी सरकार के खिलाफ मुखर होने लगा है। आनंदपाल यदि असामाजिक तत्व था तो उसको अदालत से तो सजा मिल सकती थी, लेकिन पुलिस गलत तरीके से इनकाउंटर करने का अधिकार उसको नहीं है। हालत यह है कि आनंदपाल को लेकर सरकार और राजपूत समाज के बीच शुरू हुआ टकराव अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में राजस्थान सरकार के साथ केंद्र की पेशानियों पर भी अब बल पड़ने लगा है। सवाल यह है कि राजपूत समाज की मांगे माने बगैर आखिर आनंदपाल को लेकर बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नागौर से मोहम्मद हनीफ और अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। सरकार के लिए फैसला यह करना जरूरी है कि उसको वोट बैंक देखना है या क्रिमिनल को खत्म करना है। बड़ी खबर, बिहार में सियासी बवंडर के बीच आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि हमारे पास 80 विधायक हैं और हम जो चाहेंगे वही होगा। तेजस्वी यादव के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आएगा तो हम लोग देखेंगे। राजद विधायक इंटैक्ट है और तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। क्या लगता है कुछ आप जेडीयू के विधायक के साथ भी तोड़ने की साजिश चल रही है? मैं कभी किसी विधायक को तोड़ने का साजिश नहीं करता हूं। मैं विश्वास करता हूं लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में कहीं भी नहीं है कि तोड़ फोड़ करें। लेकिन आखिर किस स्टैंड पे आप लोग ये खड़ा सवाल उतार रहे हैं? जब जेडीयू इस्तीफा की मांग कर दिया तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? इस्तीफा दे देने से ये हमारे दल का मामला है और हमारा दल तय करेगा कि हमें क्या करना है। दूसरे के सलाह पर थोड़ी हमारा दल चलता है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी हैं और 80 विधायक हैं हमारे पास। जो हम चाहेंगे वही होगा। बड़ा धमकी भरा अंदाज है ये, और ये कहां तक बात जाएगी? सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी रोहित सिंह हमारे साथ। रोहित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये अब बात क्या बहुत आगे निकल गई है? देखिए, बयानों से यही लग रहा है कि अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को अपनी हैसियत और औकात दिखाने पर आ गई हैं
और यहाँ पर साफ तौर पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि 80 विधायक हमारे पास है, यानी कि नीतीश कुमार को ये समझना चाहिए कि अगर 80 विधायक समर्थन नहीं लेते हैं तो उनकी सरकार गिर जाएगी। और इसीलिए वो कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के इस्तीफे पर जोर न दे। और ये भी कहा कि आरजेडी का मामला है, आरजेडी सुलझा लेगी और नीतीश कुमार के कहने पर पार्टी कार्य नहीं करेगी। यानी कि रिश्ते दिन प्रतिदिन जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं तेजस्वी यादव के इस्तीफे के मुद्दे पर। शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। जेडीयू ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रहे तेजस्वी यादव के बयान से पार्टी संतुष्ट नहीं है। यानी पार्टी को तेजस्वी से सबूत के साथ आरोपों पर सफाई चाहिए। ऐसा नहीं होने पर पार्टी गंभीर विचार कर सकती। बीजेपी के राजनीतिक षड्यंत्र, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के षड्यंत्र के हिसाब से ये केस कराया गया है। हालांकि इससे पहले तेजस्वी यादव ने अपनी आत्मा की अदालत में खुद को पवित्र घोषित कर पत्रकारों को नरेंद्र मोदी के पाले हुए कीट की संज्ञा दे दी थी। लेकिन पत्रकार जब तेजस्वी के तर्क से सहमत नहीं हुए तो सवाल के बदले उनकी इस तरह से सेवा की गई। बहरहाल तेजस्वी यादव के इस सफाईनामे से जेडीयू को इत्तेफाक नहीं है। पार्टी ने कह दिया है कि जैसे व्यक्तिगत आरोप लगे हैं वैसे ही बिंदुवार जवाब दें तेजस्वी। सीबीआई ने व्यक्तिगत एफआईआर दर्ज किया है तथ्यों के साथ और प्रमाण के साथ। तो अगर आरोप बेबुनियाद हैं तो वो शेयर ट्रांसफर का मामला, जो भी मामले हैं, तथ्य के साथ जनता की अदालत में उपस्थित होना चाहिए कि ये हम बेगुनाह हैं, हम पर गलत आरोप लगाए गए। लेकिन अब जो जवाब आया वो राजनीतिक जवाब हो सकता है, लेकिन जो तथ्यगत जवाब की हमारी अपेक्षा है वह अब तक नहीं मिल पाया। जनता दल यूनाइटेड ने अपना स्टैंड लगभग स्पष्ट कर दिया है। पार्टी मानती है कि तेजस्वी यादव का जवाब उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता के आड़े आ जाता है। लिहाजा माकूल जवाब नहीं मिलने पर पार्टी कुछ फैसला लेगी। अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में जो मेरी नीति पहले से रही है, चाहे वह कुछ भी हो जाए, दुनिया में कोई ताकत उसको हिला नहीं सकता है। तो हम इस सवाल पर अगर ऐसे मामले आएंगे, अंतिम दम तक हम आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे। तो हमारी अपेक्षा जरूर है कि तथ्यगत जवाब मिले। अगर नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से हम इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। अब बीजेपी पूछ रही है कि एनडीए की सत्ता में मजबूती से दमकने वाले नीतीश कुमार आज इतने कमजोर और हताश क्यों हैं? बुधवार को तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि उन पर लगे आरोप राजनीतिक षड्यंत्र है। बीजेपी उन्हें फंसाने की साजिश कर रही है। और 13-14 साल के उम्र का बच्चा वो राजनीतिक षड्यंत्र करके घोटाला करेगा, गलत काम करेगा। मतलब 13-14, 2004 का मामला, 14-15 साल उम्र होगी, हम गलत काम करेंगे। जब मेरा मूंछ भी नहीं आया था तो हम गलत काम करेंगे। पिछले हफ्ते सीबीआई की 27 अधिकारियों की एक टीम ने लालू प्रसाद यादव के 12 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से घंटों पूछताछ भी की गई थी। तेजस्वी से पटना के मॉल में हिस्सेदारी से जुड़े सवाल पूछे गए थे। चूंकि इस मामले में आरोप बेहद संगीन है, इसीलिए साफ सुथरी छवि के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार पर लगातार सवाल दागे जा रहे हैं कि इस गठबंधन में कब तक, और पार्टी भी ये पैगाम देने को मजबूर है कि भ्रष्टाचार पर उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति बरकरार रहेगी। पटना से सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री ने गौरक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेने वालों को अभी कुछ दिनों पहले ही लताड़ लगाई थी, लेकिन वो माने नहीं है। नागपुर के पास गौमांस लेकर जा रहे एक शख्स को कुछ लोगों ने घेर कर पीटा। पिटने वाले को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। क्या किसी इंसान को मारने का हमें हक मिल जाता? क्या ये गौरक्षा है? क्या ये गौरक्षा है? अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, प्रधानमंत्री ने गोरक्षा के नाम पर इंसान की जान लेने पर उतर आए लोगों से पूछा था कि गाय के नाम पर किसी आदमी को मार देना क्या ठीक है। लेकिन लोगों ने वैसे ही सुना जैसे इंसान का कहा कोई चौपाया सुनता है। ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि गोरक्षा के नाम पर लोग कुछ सुनने के मूड में नहीं हैं। अगर उन्हें भनक हो गई कि फला आदमी के पास गोमांस है तो उसका साबुत रह जाना मुश्किल है। ये भीड़ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमाई इलाके जलालखेड़ा में जुटी है, जो कि नागपुर के पास है।
जमीन पर गिराकर पीटे जा रहे शख्स के पास शायद गोमांस है और गोमांस रखने के शक में इसकी धुनाई की जा रही है। मोबाइल फोन से ली गई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लोग अपने हाथों से इसका इंसाफ करने पर उतारू हैं। बताया जा रहा है कि ये मारपीट स्थानीय विधायक बच्चू काडू की शह पर हुई है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। धारा 326 के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया है। घटना के फौरन बाद कांग्रेस नेता खुशबू ने ट्वीट कर ताना मारा। मुझे ताज्जुब होता है कि हर सरकारी मौके पर बोलने वाले आज चुप क्यों हैं? नरेंद्र मोदी, अमित शाह मौन व्रत पर हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि गोमांस पर पाबंदी होने और सख्त कानून होने के बावजूद लोग गोमांस ले जा रहे हैं और उन्हें पकड़ने वाले सड़क पर ही सजा भी सुना रहे हैं। न तो गोमांस खाने वाले रुक रहे हैं और न गोमांस खाने के लिए सजा सुनाने वाले सुन रहे हैं। साहिल जोशी, नागपुर, आज तक। हैरान करने वाली यह खबर है। और अब आपको बता दें, महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री रणजीत पाटिल ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि आरोपी विधायक को भी नहीं बख्शा जाएगा। बीफ ले जाने के शक को लेकर महाराष्ट्र में एक व्यक्ति को जो जिस तरह से बुरी तरह से मारा गया, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री डॉक्टर रणजीत पाटिल इस वक्त हमारे साथ हैं। पाटिल साहब, किस तरह का एक्शन राज्य सरकार लेने जा रही है? वीडियो इसका वायरल हो गया है, ये अभी पब्लिक डोमेन में बात आ गई। जी, धारा 326 और 334 के तहत पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो भी हासिल हुआ मीट है उसको FSL के लिए भेज दिया है। जो कोई भी रीज़न है, इस तरह से कायदा कोई कानून हाथ में ले नहीं सकता। और जिस तरह से कल का इंसिडेंस हुआ है उसकी तरफ से कोई कार्रवाई में ये मैसेज भी जाएगा कि इस तरह की घटना, ये पहली घटना घटी है इस तरह से, और ये घटना ऐसे आगे घटने को नहीं होना, इसलिए ये कार्रवाई में हम कोई कायदा ऐसे हाथ में दे नहीं सकता। और कोई भी चीज़ रही तो देर कानून के तहत जैसे जो प्रोसीजर है उसी तरह से काम। अमरनाथ हमले के बाद कश्मीर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस घटना को अंजाम देने के लिए 3 लोग शामिल हैं। हमले के मास्टरमाइंड लश्कर आतंकी अबू इस्माइल और साथ में 2 और आतंकी मौजूद थे। सूत्रों का कहना है कि 2 आतंकी कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम से हैं। मुजम्मिल मंजूर कुलगाम का रहने वाला है और आजाद मलिक अनंतनाग का, जिस इलाके में यात्रियों पर हमला हुआ है। मौसमी सिंह सेना के सर्च ऑपरेशन को करीब से देखती हैं और जानने की कोशिश करती हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरह से रोड ऑपरेशन पार्टी काम करती है। आप देखिए, हमारे पीछे भी पूरी आरोपी है और आगे भी है और लगातार पेट्रोलिंग चल रहा है इस वक्त। और अब हम लोग आगे बैठेंगे। अभी देखिए, इस वक्त जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर जायजा ले रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। और यही वजह है कि एक कानून व्यवस्था बनाने के मद्देनजर ये लगातार गश्त सीआरपीएफ कर रहा है, क्योंकि सीआरपीएफ की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी मिसक्रिएंस, कोई भी शरारती तत्व जो है वो परिस्थितियों का फायदा नहीं उठा सके। तो हम लोग आगे भी चलेंगे। और देखिए, लगातार जो गश्त है वो बढ़ाई गई है आतंकी हमले के बाद। और क्योंकि जिस तरह से हमने बताया आपको कि मार्टर्स डे है, उसके मद्देनजर जो बंद बुलाया गया है उसमें कुछ शरारती तत्व उसका फायदा ना उठा सके, इसलिए ये रोड ऑपरेशन पार्टी जो है लगातार गश्त लगा रही है। और अभी हम लोग गलंदरबल मोड़ पे जा रहे हैं, वहां पे हम लोग आपको दिखाएंगे कि क्या परिस्थितियां हैं। पर चारों तरफ देखिए किस तरह से सुरक्षा का चक्रव्यूह छाया है। उधर पीछे जवान खड़े हैं, पीछे कैमरा पर्सन से कहूंगी आपको थोड़ा सा दिखाएं किस तरह से पूरी गाड़ियों की जो है गश्त आ रही है। 4-5 गाड़ियां हैं बैक टू बैक जो गश्त लगा रही हैं। और हम लोग अब आगे की तरफ जा रहे हैं, वहां पे भी जो है इस तरह से लगातार पार्टीज पेट्रोल करती रहती हैं। और क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट्स भी हो सकती है, इसलिए लोग एक जगह ज्यादा समय के लिए नहीं रुकते हैं। वो जो आप जिस बुलेट प्रूफ वैन में हमारा कैमरा पर्सन है भूपेंद्र राजपूत, उस पे जाली लगी हुई है। तो जाली लगी हुई है जिसमें हम पहले थे, तो जाली की वजह से उस पे जो है पत्थर कोई फेंके या फिर बुलेट इजीली टारगेट नहीं हो सकती। पर अगर आप इस जिप्सी में हैं तो आपको हेलमेट पहनना जरूरी होता है। और लगातार जिस तरह से सीआरपीएफ का कहना है
कि जो आरोपीज हैं वो और उनकी पिकेट्स बढ़ाई गई है, सैनिकों की तैनाती भी बढ़ाई गई है, ताकि जो यात्री हैं या मूल निवासी हैं या फिर टूरिस्ट हैं उनको टारगेट ना किया जाए। पर अभी आप देख रहे हैं कि जो संवेदनशील एरिया है उसमें भी सीआरपीएफ के जवान बड़ी मुस्तैदी से मौजूद रहते हैं। ये पूरा इलाका काफी सेंसिटिव इलाका है और यही वजह है कि जो सेंसिटिव इलाके हैं उनमें पेट्रोलिंग ज्यादा होती है। अभी कुछ घटनाएं हुई हैं हल्की फुल्की पथराव की, पर कुल मिला के कानून व्यवस्था नॉर्मल है श्रीनगर में और सीआरपीएफ की भी यही कोशिश है कि मुस्तैदी के चलते कोई भी का गलत फायदा ना उठा सके। कैमरा पर्सन भूपेंद्र राजपूत के साथ मौसमी सिंह, श्रीनगर आज तक।